Good afternoon, students. This is your class for English, and I am here to teach you about some facts about English which will arrive in your examination. My name is Kamlesh Asrani, and I am working as an English lecturer. Right now, I am here to teach you some facts about a 10th class, and here ये आपका 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहता है. 75 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में आप 26 नंबर कैसे इजीली हासिल कर सकते हैं, उसका ये तरीका हम आज देखेंगे कि किस प्रकार से हम 26 नंबर आसानी से हासिल कर सकते हैं बिना कुछ ज्यादा मेहनत किए. आप कितना पढ़ रहे हैं उससे वर्क नहीं करेगा. यहां पर कितना आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं उस पर हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम वर्क कर रहे हैं और किस प्रकार से हमें मेहनत करनी है और क्या जवाब सामने वाले को चाहिए जब आप आंसर शीट लिख रहे हैं. तो वो हम उसका तरीका यहां पर डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आपके सामने एक अनसीन पैसेज है. इसी टाइप का आपको एक अनसीन पैसेज आएगा जो 3 पैराग्राफ में दिया हुआ रहेगा, जिसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे. टोटल आपको 8 क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे जिसको सॉल्व करना रहेगा. सबसे मेन फोकस रहेगा आपका. सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स को रीड कीजिए. क्वेश्चन आंसर्स को रीड करने के बाद समझिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है वो, पर आप वर्ड्स रीड कर सकते हैं. वाई हैज मैन एक्सप्लॉइटेड नेचुरल रिसोर्सेस. अब एक्सप्लॉइटेड नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में पूछ रहा है. इसको आप तुरंत जाकर के इसमें पैराग्राफ में खोज सकते हैं. कहां पर बताया गया एक्सप्लॉइटेड नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में, यहां पर इस प्रकार से आप इसको खोजने के बाद अंडरलाइन कर लीजिए. अब ये लाइन कहां पर खत्म हो रही है, यहां पर. स्टार्ट कहां पर हो रही है, यहां से. अब इसको पूरा आप पहले आंसर में लिख सकते हैं. ये आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा. इसको बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका अनसीन पैसेज का. आप उस वर्ड को खोजिए जो क्वेश्चन पेपर में आपके दिया हुआ है. ये कोई भी बच्चा कर सकता है, कितना भी वो वीक हो, आराम से वो वर्ड खोज सकता है कि एक्सप्लॉइटेड नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कहां पर बताया, यहां पर बताया. इसी प्रकार से आप काफी सारे क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन है, 8 में से आपके 4-5 तो बहुत ही आसानी से हल हो जाएंगे इस तरीके से. अब यदि अगला पेज देखें, अगले पेज में आपके क्या दिया हुआ है. अगले पेज में वाई हैज ही डिस्ट्रॉयड ट्रीज. अगला जो क्वेश्चन है आपका, वाई हैज ही डिस्ट्रॉयड ट्रीज. अब डिस्ट्रॉयड ट्रीज के बारे में पूछा है. डिस्ट्रॉयड ट्रीज को आपको एक्सप्लेन करना है. वापस आप आ जाइए पैराग्राफ में. पैराग्राफ में जब आप आएंगे तो कहां पर डिस्ट्रॉयड ट्रीज के बारे में बताया गया है. ही हैज कट ट्रांसफर फॉर पेपर, कट ट्रीज फॉर पेपर, फ्यूल एंड फर्नीचर. किस लिए ये अब कट किया जा रहा है, क्यों ये डेवलपमेंट के लिए, वर्क के लिए कट किया जा रहा है. कौन कौन से वर्क के लिए, पेपर के लिए, फ्यूल के लिए और फर्नीचर के लिए. तो आपकी लाइन कहां से स्टार्ट हो रही है. अगेन ये लाइन यहां से कंप्लीट हो रही है और यहां से स्टार्ट हो रही है. ये आपका सेकंड आंसर बन जाएगा. इस प्रकार से आप वर्ड खोज के पूरे आंसर इसमें छांट के लिख सकते हैं. बस आपको वो लाइन वहां पर आंसर के रूप में लिख देनी है जहां पर वो वर्ड दिया हुआ है अनसीन पैसेज में. अब इसी के बाद जब हम अगले पन्ने में फिर से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं. वाई हैज ही डग द ग्राउंड. उन्होंने डग क्यों किया ग्राउंड को. अब उसके बारे में फिर से हम खोजेंगे कि कहां दिया हुआ है डग द ग्राउंड के बारे में. अब यहां पर आप पढ़ सकते हैं डग द ग्राउंड लिखा हुआ है. अब इसमें हम फिर से जाएंगे और इसको अंडरलाइन कर लेंगे. ये हमारा डग द ग्राउंड वाली लाइन है. अब ये आपका क्या हो गया, आंसर नंबर 3 हो गया. ये एकदम शॉर्ट पैटर्न है. यदि आप इसको सजा धजा के नहीं लिखना चाहते हैं, कुछ वर्ड्स नहीं ऐड करना चाहते हैं, तो ये एकदम सिंपल सा टेक्निक है. आप उस लाइन को लिख दीजिए जहां पर उसके बारे में बताया गया है, तो वो आपका आंसर अपने आप सही हो जाएगा. पहला आंसर आपको मिल गया, दूसरा आंसर मिल गया, तीसरा आंसर. अब चौथा आंसर देखेंगे हम लोग. चौथा क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर सिग्नल्स दैट नेचर गिव अस. अब सिग्नल्स के बारे में पूछ रहा है जो नेचर हमको देती है. तो किस प्रकार से सिग्नल देती है, इसके बारे में फिर से हम वापस पैसेज में जाएंगे, खोजेंगे कि कहां पर दिया हुआ है सिग्नल्स के बारे में. ये देखो, सिग्निफिकेंस ऑफ द सिग्नल्स नेचर इज गिवन अस इन फॉर्म्स ऑफ फ्लड्स, स्टॉर्म्स एंड हरिकेन्स. फिर से हमें मिल गया यहां पर ये लाइन. अब उसके बाद फिर हम इसको टिक करेंगे.
कौन सी लाइन है ये, कहां से स्टार्ट है, वी ह्यूमन बीइंग से स्टार्ट है, अब यहां तक के पूरा गया हुआ है ये लाइन। ये आपका आंसर नंबर 4 हो गया। किस प्रकार से मिला, वी ह्यूमन बीइंग्स मस्ट रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिग्नल्स नेचर इज गिविंग अस इन फॉर्म्स ऑफ फ्लड्स, स्टॉर्म्स एंड हरिकेन्स। ये आपका चौथा आंसर हो गया। बिना कुछ मैनिपुलेट किए आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि चौथा आंसर क्या है। अब हम पांचवें आंसर की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, इज द सेफ्टी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट नेसेसरी। आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, यस everyone's safety is necessary, animal and plants everyone's safety is necessary, only you have to write yes in this answer, that is the only answer for it। and अगला जो है name to disasters of sea। अब disasters के बारे में कहां पर बताया गया, आप इजी तरीके से पैसेज में देखेंगे कि disasters like tsunami, Katrina and Rita have rendered millions of people homeless। अब यहां पर आपको डिजास्टर के बारे में बता दिया गया है। अब उसमें आप सुनामी, कैटरीना और रीता में से कोई भी दो नाम आपको लिखने हैं। आप जो चाहे लिख सकते हैं, सुनामी और कैटरीना लिख सकते हैं, कैटरीना रीता या रीता सुनामी लिख करके इसका आंसर आप कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी एंश्योर अ पीसफुल लाइफ ऑन अर्थ। अब पीसफुल लाइफ के बारे में बताने के लिए कहा गया है, अर्थ में आप पीसफुल लाइफ कैसे रख सकते हैं। अब उसके लिए कहां पर दिया हुआ है, पैसेज में, पैसेज में सर्च करेंगे पीसफुल लाइफ के बारे में कहां पर बताया, हाँ यहां पर, पीसफुल, वी विल एंश्योर अ पीसफुल एंड लॉन्ग एग्जिस्टेंस। अब ये लाइन कहां से स्टार्ट हो रही है आपकी, यहां से ये आपकी लाइन स्टार्ट हो रही है, यहां तक के कंप्लीट हो रही है। ये आपका हो गया आंसर नंबर 7। इस प्रकार से आपको आंसर नंबर 7 मिल जाएगा। इफ वी आर एबल टू सेव अवर एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, वी विल एंश्योर अ पीसफुल एंड लॉन्ग एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ। ये आपका अगला आंसर हो जाएगा। अब उसी प्रकार से 8th आंसर, इसका एक पैसेज का एक अच्छा सा आपको हेडिंग देना है। अब हेडिंग के लिए आपको ये सब आंसर्स देखने की जरूरत नहीं है, आप खुद से अपनी तरफ से कोई भी हेडिंग दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका हेडिंग अगले से मिलेगा या सबका हेडिंग एक ही होगा। हेडिंग ऐसा होना चाहिए जो उसके बारे में जानकारी दे रहा हो, पैसेज के बारे में। अब ये पैसेज में पूरा अपने को जानकारी मिल रही है अर्थ के बारे में, अर्थ को कैसे बचाया जा सकता है, अर्थ में क्या क्या हो रहा है, तो उसके ऊपर आप विवरण जो दे रहे हैं उसको आपको लिखने के लिए अपने शब्दों में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जिसमें एक छोटा सा हेडिंग दे सकते हैं, सेव द अर्थ। ये एक हेडिंग हो जाएगा आपका, सेव द अर्थ करके आप एक हेडिंग दे देंगे। अब उसके बाद ये आपका टाइटल का पूरे 8 आंसर इसी प्रकार से पैसेज में दिए जाएंगे। 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 8 क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं इसी प्रकार से वर्ड खोज करके, जिसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। और एक हेडिंग आप जो भी पैसेज में से खोज करके कोई भी एक हेडिंग सर्च करके आप उसमें लिख सकते हैं, जो आपको लगे जिसके बारे में इस पैसेज में बताया गया है। कोई भी वर्ड यदि ज्यादा यूज हो रहा है पैसेज में, तो आप कई बार उसको भी लिख सकते हैं कि हाँ ये इसके बारे में बताया है पैसेज में, तो ये वर्ड ज्यादा यूज हुआ है तो इसी के बारे में बताया गया, तो यही हेडिंग हो सकता है। ठीक है, हेडिंग आपसे जरूर पूछा जाएगा पैसेज में, तो वो जरूर आप देख लीजिएगा किस प्रकार से बनाना है। अब उसके बाद आपका एक टॉपिक रहता है जिसमें आपको कुछ सवाल हल करने रहते हैं, जैसे ए एन द का रहता है, सम एनी का रहता है, मच, मैनी, मोर, और ये सब टॉपिक्स आपके रहते हैं जिसमें आपको फोकस करना रहता है। मैं इसके बारे में बता देता हूं आपको। इसको बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका रहता है, ज्यादा टफ सवाल आपसे पूछा नहीं जाता। ए एन द में आप बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। द उस चीज के लिए आएगा जिसे पर्टिकुलरली हाईलाइट किया गया है, या फिर कोई फेमस चीज है, फेमस पर्सनैलिटी है, उसके साथ द का इस्तेमाल होगा। बाकी सबके साथ ए और एन का इस्तेमाल होगा। ए और एन का किसके साथ इस्तेमाल होता है, एन का इस्तेमाल जैसे वॉवेल्स के साथ होता है, ए, ई, आई, ओ और यू। ये तो हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन क्या ए, ई, आई, ओ, यू समझ जाने से हमारे लिए काफी है? नहीं, वो प्रोनाउंसिएशन के ऊपर होता है। प्रोनाउंसिएशन ऐसा होता है कि आप उसको पढ़ रहे हैं तो क्या आ रहा है उसमें। जैसे आप एप्पल को पढ़ रहे हैं, ए का प्रोनाउंसिएशन पहले आ रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका आंसर, एन आ जाएगा। ही ईट्स एन एप्पल। आपको हमेशा अगले वर्ड पर फोकस करना है, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद के अगले वर्ड पर, ताकि आप आर्टिकल उसमें फिल कर सके उसके हिसाब से। अब जैसे इसमें बोला है आई हैव अ बैग,
डैश द बैग इज बिग। अब यहां पर क्या किया है, पहले सेंटेंस में आपको हाईलाइट कर दिया है कि वो बैग के बारे में बता रहा है, एक स्पेशल बैग के बारे में बात हो रही है। तो जब स्पेशल और विशिष्ट चीजों के बारे में बात होती है तो हम क्या प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, ए एन ना लगा के द लिखेंगे यहां पर। क्यों, क्योंकि यहां पर बैग के बारे में पहले से जानकारी दे दी है कि उसी बैग के बारे में बात कर रहा है, कोई एक के बैग के बारे में बात नहीं कर रहा है। माई फादर बॉट डैश शर्ट यस्टरडे, माई फादर बॉट अ शर्ट यस्टरडे, यहां पर कोई विशिष्ट शर्ट की बात नहीं कर रहा है, इसलिए यहां पर अ का प्रयोग होगा। अब द मैन स्टैंडिंग एट डैश डोर इज माई अंकल, एट, अब ये कोई विशिष्ट डोर की बात कर रहा है जिस दरवाजे पर कोई आदमी खड़ा हुआ है। तो यहां पर द मैन स्टैंडिंग एट द डोर इज माई अंकल, जो आदमी दरवाजे पर खड़ा है वो कौन है, वो मेरा अंकल है। तो उस अंकल के बारे में बता रहा है, तो इसलिए यहां पर द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट पेज में इसी प्रकार से आप देखेंगे, देयर इज, there is a bird, there is a dash bird on the wall। अब there is कोई भी एक चिड़िया हो सकती है, किसी विशिष्ट चिड़िया के बारे में नहीं बता रहा है, तो यहां पर बी का इस्तेमाल हुआ है, ये कॉन्सोनेंट है तो इसलिए यहां पर ए आ जाएगा। there is a bird on the wall, that boy is playing with dash umbrella। अब umbrella के पहले क्या है, वॉवेल का प्रयोग है, तो वॉवेल के पहले क्या लगता है, एन लगता है। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे, माई मदर बॉट अ वॉच डैश वॉच इज फॉर माई फादर। अब यहां पर वॉच की बात हो रही है, वॉच एक विशिष्ट वॉच की बात हो रही है, पहले से उसकी जानकारी दे दिया है, तो यहां पर अपने को सीधा सीधा द लगा देना है, क्योंकि पहले से वॉच के बारे में बता दिया है। द डक हैज लेड डैश एग। अब यहां पर फिर से किसका इस्तेमाल हुआ है, वॉवेल्स का, तो वॉवेल्स के पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। अब आई स्पेंड एन आवर, अब आवर में एच जो है वो साइलेंट रहता है, कुछ वर्ड्स रहते हैं, आवर हो गया, ऑनेस्ट हो गया, ये ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें एच साइलेंट होता है। तो साइलेंट होने की वजह से ओ क्या हो जाता है, हमारा ओ वॉवेल हो जाता है। तो इसी वजह से यहां पर एच ना देख के ओ देखेंगे, तो यहां पर एन का प्रयोग होगा। आई स्पेंड एन आवर टू कंप्लीट देयर क्वेश्चन एंड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब द सन मैंने बताया था विशिष्ट चीजों के लिए द का इस्तेमाल होता है, सन विशिष्ट है, स्पेशल है, इसलिए सन के लिए द का इस्तेमाल होगा। आई मैट डैश वन आइड मैन ऑन माई वे टू स्कूल। अब वन आइड मैन, वन में पहला शब्द क्या है, ओ है, ओ होने की वजह से उसमें क्या लगना चाहिए, एन, लेकिन यहां पर एन ना लग के ए लगेगा, क्योंकि यहां पर प्रोनाउंसिएशन का मैंने आप लोगों को बताया था, प्रोनाउंसिएशन जो है वन का ऐसे प्रकार से होगा, और वो वन का प्रोनाउंसिएशन होने के कारण व का इस्तेमाल होगा। व का इस्तेमाल होने के कारण उसमें ओ का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, या फिर ए ई आई ओ यू का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, व का इस्तेमाल हो रहा है। व किसको बताता है, व अलग अक्षर को बताता है, जिसकी वजह से वो वन के कारण ये यहां पर अपन लोग क्या यूज करेंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वह जो है वॉवेल्स में नहीं आता, वो कॉन्सोनेंट्स में गिना जाता है। ही वोर यूनिफॉर्म ड्यूरिंग हिज वर्क। अब इसमें भी ए और एन में से अ लगेगा। ये कुछ रेयर सेंटेंस है जिसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वन में ए लगेगा और यूनिफॉर्म में भी ए लगेगा, जबकि इसके पहला शब्द क्या है, वॉवेल्स है। क्यों यूनिफॉर्म नहीं होता, ये यूनिफॉर्म होता है प्रोनाउंसिएशन में, यूनिफॉर्म टाइप का बोला जाता है, तो इसीलिए यूनिफॉर्म होने के कारण, वाई का प्रयोग होने के कारण इसमें ए लगता है। तो ये कुछ रेयर सेंटेंसेस होते हैं जो आपको एग्जाम में आएंगे, इसके बाहर का कुछ नहीं आता है, ये सेलेक्टिव सेंटेंसेस हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ये सब शब्द के यदि आप ध्यान दे देंगे तो आप आसानी से 1 मार्क्स गेन कर सकते हैं। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है सम और एनी पर। आर्टिकल्स का आप ट्रिक समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आर्टिकल्स को बनाना है, कौन से शब्द में क्या आएगा। अब अगला आपका रहेगा सम और एनी। सम और एनी के मैंने कुछ सेंटेंसेस बता दिए, इसमें बहुत ही इजी सा ट्रिक रहता है सम और एनी का। अब ये जो है सिंपल सेंटेंसेस को रिफर करता है, जैसे आई हैव सम
आई हैव सम एप्पल्स। अब आई हैव सम एप्पल्स, आई वॉन्ट सम ब्रेड, लिखा हुआ हटा देते। सम और एनी के कुछ सेंटेंसेस थे जो कुछ सिंपल सेंटेंसेस थे, जो हमें यह बता रहे थे कि सम में सिंपल सेंटेंसेस जो रहेंगे, आई हैव सम एप्पल्स, आई हैव सम एप्पल्स के बारे में बताएगा। आई हैव सम पेन्स लिख सकते हैं, या फिर आई हैव सम पेंसिल्स, ऐसे सिंपल सेंटेंसेस को बताएगा। लेकिन जब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पूछा जाता है तब आप क्या लिखेंगे, एनी का प्रयोग करेंगे, और जब सिंपल सेंटेंसेस होगा तब आप सम का प्रयोग करेंगे। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं। इज देयर डैश मिल्क लेफ्ट। अब ये आप देख रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तुरंत आपको बिना सोचे समझे एनी लगा देना है। इसका आंसर एनी होगा क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है। इज देयर एनी मिल्क लेफ्ट। अब देयर इज डैश जूस इन द बॉटल। अब यहां पर क्या इंटेरोगेटिव है, नहीं है, नेगेटिव है, नहीं है, तो आप क्या लगाएंगे, सम। देयर इज सम जूस इन द बॉटल। डू यू हैव डैश कॉफी। अगेन इट इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस विद द क्वेश्चन मार्क, देन यू हैव टू राइट एनी। अब तब आप क्या लिखोगे, डू यू हैव एनी कॉफी। एनी का इस्तेमाल करेंगे। सीधा आप देखें इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, आई डोंट हैव डैश मनी लेफ्ट। यहां पर ये नेगेटिव है, डोंट का इस्तेमाल हुआ है, आप एनी लिखोगे, आई डोंट हैव एनी मनी लेफ्ट। अब उसके बाद शी हैज डैश मनी। अब यहां पर क्या इंटेरोगेटिव है, नहीं है, नेगेटिव है, नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, सीधा सम का प्रयोग करोगे। बस इतना ही आपको लॉजिक लगाना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद डू यू नो डैश ऑफ दिस सिंगर्स। अब उसके बाद यहां पर ये फिर से इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगेन आप यहां पर एनी का प्रयोग करोगे क्योंकि इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में आपको बिना सोचे समझे एनी लगाना है। आई डोंट नो। अब यहां पर आई डोंट नो एनी ऑफ देम, यहां पर नेगेटिव है। अब एक सिंपल है, आई नो डैश ऑफ देम। अब यहां पर ये सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव नहीं है, तो यहां पर आएगा सम, आई नो सम ऑफ देम। इस प्रकार से आप सम और एनी का हल कर सकते हो। आर्टिकल और सम और एनी का आपने कर लिया। 5 क्वेश्चन आपको आते हैं। अगला कौन सा आपका क्वेश्चन रहेगा, फॉर और सिंस का। अब आप फॉर और सिंस के ऊपर बताओगे। आई हैव बीन। अब यहां पर क्या सोचना है, सिंस जो रहेगा ना, सिंस कहां से चल रहा है, वर्क कहां से चल रहा है, कहां से चालू हुआ है, ये सिंस बताता है। जैसे मैं 2012 से पढ़ाई कर रहा हूं, या मैं 2012 में कुछ काम शुरू किया, या मैं 4 घंटा पहले 4 आवर्स पहले मैं काम शुरू किया, तो उसके लिए क्या यूज होगा, सिंस का प्रयोग होगा। लेकिन फॉर का मतलब होता है के लिए। फॉर का मतलब होता है के लिए, मैं किसके लिए कर रहा हूं। जैसे आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू, या अब यहां पर बता देगा ये सिंस आएगा। सिंस मॉर्निंग, क्योंकि वो मॉर्निंग से कोई कार्य को करते चला आ रहा है, तो वो सिंस का प्रयोग होगा। दे हैव, एक मिनट, अब वो मॉर्निंग से किसी कार्य को करता चला आ रहा है, तो वहां पर क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा। अब दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट डैश 2 आवर्स। अब वो कितने समय के लिए किया, 2 आवर्स के लिए। अब डायरेक्ट आपको टाइम दे दिया कि इतने घंटे के लिए आपने कोई कार्य किया है।
यदि आपने कोई कार्य इतने घंटे के लिए किया है तो के लिए क्या यूज होगा, फॉर का इस्तेमाल होगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, फॉर आ जाएगा। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू डैश 5 minutes। अब कितने टाइम के लिए उसने वेट किया, के लिए। अब यहां पर 5 minutes के लिए उसने वेट किया। दीपिका हैज बीन सिक डैश मंडे। वो कब से बीमार है दीपिका, वो मंडे से बीमार है। तो यहां पर जब डायरेक्ट टाइम दे रहा है कि कब से है, तो आप क्या यूज करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। और के लिए के समय, कितने समय के लिए आपने कोई कार्य को किया है, उसमें फॉर का इस्तेमाल करेंगे। आई हैव नॉट चेंज्ड जॉब डैश 2012। 2012 से उसने जॉब चेंज नहीं किया है। तो यहां पर फिर से सिंस का प्रयोग होगा। यहां पर फिर से का इस्तेमाल हो रहा है, ना कि के लिए का। तो यहां पर सिंस, डायरेक्ट जो समय दे दिया है जिससे ये कार्य चला आ रहा है, वह डायरेक्ट आपको इसी प्रकार से सिंस लिखना है, जिस कार्य को आप उस समय से करते चले आ रहे हो। लेकिन यदि कोई कार्य को आप एक समय अवधि के लिए किए और उसके बाद अब वो खत्म हो चुका है, तो वो कार्य के लिए आप फॉर का इस्तेमाल करोगे। यहां पर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है फॉर और सिंस का। इसके बाद अपना मेन कंसेप्ट जो है व्हेन और व्हाइल का हम स्टार्ट करेंगे। व्हेन और व्हाइल का हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे नेक्स्ट पेज में। ये देखिए व्हेन और व्हाइल के कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। व्हेन का पहले कंसेप्ट समझ लीजिए कि क्या होता है व्हेन। व्हेन का किस प्रकार से यूज किया जाता है और कहां कहां पे किया जाता है, इसका एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लीजिए कि जैसे व्हेन को आप 3 जगह पे इस्तेमाल करेंगे। एक, जैसे आप समझिए व्हाइल का इस्तेमाल करते हैं, 2 कार्य यदि एक साथ चल रहे हैं तो उसके लिए आप व्हाइल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे 2 परस्पर कार्य एक साथ चल रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक यदि कोई हो रहा है, पहले एक हुआ फिर उसके बाद दूसरा कार्य हो रहा है, तब आप व्हेन का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, आप व्हेन का इस्तेमाल जैसे किसी समय में आप कोई कार्य करते थे, उस समय में, जैसे समय को बताने के लिए, समय को दर्शाने के लिए, जिसमें टाइम दर्शाया जा रहा है, टाइम फैक्टर बताया जा रहा है, उसमें आप किसका इस्तेमाल करेंगे, व्हेन का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा, आप व्हेन का इस्तेमाल कब करेंगे, तीसरा आप व्हेन का इस्तेमाल करेंगे जब आपको सेंटेंस एक कंटिन्यूअस में दिया हुआ है, एक कंटिन्यूअस वर्क चल रहा है और अचानक से एक सडन वर्क आया, तो उस समय में जब पहले कंटिन्यूअस चलने वाला वर्क दिया हुआ है और सेकंड में सिंगल एक्शन वर्क दिया हुआ है, तब आप बीच में फिल इन द ब्लैंक्स यदि दिया हुआ है, तब आप व्हेन का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स दे दिए गए हैं। एग्जांपल्स जैसे आई वॉज रीडिंग अ बुक डैश सडनली आई हर्ड अ नॉइस। अब आप क्या कर रहे हो, लगातार आप बुक पढ़ रहे हो, यह आपका कंटिन्यूअस एक्शन हो गया। अब आपने क्या सुना, एक नॉइस सुना, ठीक है। तो आपने पहले कंटिन्यूअस एक्शन के बीच में एक नॉइस सुना, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सीधा व्हेन का इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से डैश रोज वॉज कुकिंग डिनर। रोज जो है वो खाना पका रही है। हर हस्बैंड वेंट टू वर्क। अब 2 परस्पर कार्य चल रहे हैं, एक इधर रोज खाना पका रही है और उधर उसके हस्बैंड काम पे गए हैं, तो यहां पर क्या प्रयोग होगा, व्हाइल का प्रयोग होगा। 2 कार्य यदि एक साथ चल रहे हैं। अब उसी प्रकार से सैंड्रा एंड कैटी वेयर टॉकिंग इन द लिविंग रूम, द डोर बेल रैंग। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये कंटिन्यूअस वर्क हो गया और उसके बाद अचानक से डोरबेल बजती है। अब इसमें यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स क्या सेंटर में दिया है, नहीं दिया है, स्टार्टिंग में दिया है। मैंने बताया था यदि सेंटर में यदि फिल इन द ब्लैंक्स दिया रहता कंटिन्यूअस और सिंगल एक्शन के बीच में, तो व्हेन आता। यहां पर क्या आएगा, व्हाइल। व्हाइल जब संध्या और कैटी बात कर रहे थे लिविंग रूम में, एक डोरबेल बजी। एंड व्हेन बेन वॉज प्लेइंग इन अ बास्केटबॉल टीम डैश ही वॉज अ किड। अब यहां पर फिर से उसके बचपने की बात को बता रहा है। When he was a kid, मैंने बताया समय का जब भी टाइम का बोध होगा जब भी किसी सेंटेंस में, तो हम when का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर हमें समय बता रहा है कि उसमें बचपन में वो बास्केटबॉल के लिए टीम के लिए खेलता था। Sharon came home
डैश हर ब्रदर वॉज प्लेइंग वीडियो गेम्स। अब शेरन जब घर आई तब उसका जो भाई है वो वीडियो गेम्स खेल रहा था। तो दोनों अलग अलग वर्क एक ही समय में चल रहे हैं, तो यहां पर वाइल का प्रयोग होगा। डैश एंजेला गॉट होम शी वॉज मेकिंग सम कॉफी। अब एंजेला जब घर आई तब उसने आकर के ये कॉफी बनाई। जब एंजेला आई पहले, फिर उसके बाद उसने कॉफी बनाई, तो उस समय में हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वैन का इस्तेमाल करेंगे। When Angela got home, she was making some coffee, and they were sleeping. Dash burglars broke in. जब वो लोग सो रहे थे, अब ये कंटिन्यूअस वर्क है, जब वो लोग सो रहे थे तब बर्गलर्स तोड़ करके, चोर मतलब आ गए, एंट्री कर लिए। तो यहां पर कंटिन्यूअस और सिंगल एक्शन के बीच में यदि कोई फिल इन द ब्लैंक्स दिया है तो वहां पर वैन का इस्तेमाल होगा। अब वी वर हैविंग अ लेसन डैश वी हर्ड अ टेरिबल नॉइस। अब जब हम लेसन ले रहे थे, कंटिन्यूअस वर्क, तब हमने एक जोरदार आवाज सुनी। फिर से यहां पर कंटिन्यूअस एक्शन के बीच में फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, सिंगल एक्शन और कंटिन्यूअस एक्शन के बीच में यहां पर फिर से वैन लग जाएगा। डैश आई वॉज साइकिलिंग द रेन स्टार्टेड। अब यहां पर दो परस्पर कार्य हो रहे हैं, दो परस्पर कार्य के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? वाइल आई वॉज साइकिलिंग, जब मैं साइकिलिंग कर रहा था तब बारिश गिर गई, ठीक है, तब बारिश स्टार्ट हो गई। ही ब्रोक हिज आर्म डैश ही वॉज प्लेइंग फॉर बास्केटबॉल। अब उसने अपना हाथ तोड़वा लिया जब वह बास्केटबॉल खेल रहा था। अब यहां पर आप फिर से देख सकते हैं कि बास्केटबॉल खेलते समय उसका आर्म टूटा है, तो यहां पर परस्पर दो कार्य एक साथ हुए हैं। यहां पर आप फिर से वाइल का प्रयोग करेंगे। अब इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे अब वैन और वाइल का आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि वैन का इस्तेमाल कब करना है आपको और वाइल का इस्तेमाल कब करना है। अब इसके बाद एक सेंटेंस कुछ प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, 14 सेंटेंस, जिसमें आई यूज्ड टू राइड माई बाइक अ लॉट व्हेन आई वाज यंग। मैंने बताया था यंग समय की बात बता रहा है वो, जब वो यंग था तब वो साइकिल चलाया करता था। जब भी किसी समय का बोध होगा आप डायरेक्ट वैन लगा देंगे। अब उसके बाद आई मेट अ मूवी स्टार डैश आई वाज वेटिंग फॉर द एलिवेटर। अब मैं मूवी स्टार से मिला जब वह वेट कर रहा था एलिवेटर में। एलिवेटर में जब वह वेट कर रहा था, वेट करना एक्शन हो गया जो कंटिन्यूअस एक्शन है, और सिंगल एक्शन क्या है? उसने मूवी स्टार से उस समय वो मिल लिया। तो ये दोनों जो है ऑपोजिट में है, कंटिन्यूअस एक्शन पहले नहीं है, इसलिए यहां पर क्या इस्तेमाल होगा? वाइल का इस्तेमाल होगा, ठीक है। वाई डोंट यू रिलैक्स डैश आई मेक सम कॉफी। तुम रिलैक्स क्यों नहीं करते जब तक कि मैं कॉफी बना लेता हूं। तो यहां पर फिर से वही दो कार्य आपस में एक साथ हो रहे हैं, जैसे एक का रिलैक्स करना और दूसरे का कॉफी बनाना। तो यहां पर फिर से वाइल का इस्तेमाल होगा। डैश यू सॉ कैरन वॉज शी विथ मिंडी। तुमने कैरन को देखा, क्या वो मिंडी के साथ थी? तो पहला क्या एक्शन हुआ? तुमने कैरन को देखा, और दूसरा क्या तुमने मिंडी के साथ देखा? तो यहां पर दो अलग अलग एक्शन हो रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा आपका? When you saw Karen, was she with Mindy? जब तुमने कैरन को देखा, क्या वो मिंडी के साथ थी? Dad was cooking. Dash mom was living in the living room watching TV. अब मॉम क्या कर रही है? वो टीवी वॉच कर रही है, और डैड क्या कर रहे हैं? कुकिंग। अब ये दोनों परस्पर वर्क एक साथ हो रहे हैं, इसलिए यहां पर फिर से वाइल का प्रयोग होगा। द फोन रैंग आई वॉज हैविंग अ बाथ। फोन बेल रैंग हुई जब वह
बात कर रहा था, नहा रहा था, ठीक है, नहा रहा था तो फोन बेल रिंग हुई। ये कंटिन्यूअस एक्शन है, ये सिंगल एक्शन है। आप इसके लिए यहां पर while का प्रयोग करेंगे क्योंकि कंटिन्यूअस एक्शन पहले नहीं आया है, सिंगल एक्शन पहले आया है, ठीक है। इसी प्रकार से ये सेंटेंस कुछ और एग्जाम्पल के लिए दिए हुए हैं जिससे आप 5 मार्क्स आसानी से गेन कर सकते हैं। आपको इसी प्रकार के कुछ सेंटेंस पूछे जाते हैं जैसे सम, एनी, ए एंड द, और इसी प्रकार के आपको कुछ सम, एनी, ए एंड द, व्हेन, व्हाइल, व्हिच और मच मोर, मैनी, मोस्ट, इसी टाइप के इजी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसका कंसेप्ट आज आप लोगों ने समझा फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिसे आप सॉल्व करके देख सकते हैं। 12 एग्जांपल्स मैंने इसमें बनाए हैं जिसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं, जिससे आप 5 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। मैंने आपको अनसीन पैसेज के बारे में बताया कि अनसीन पैसेज को कैसे आसान तरीके से 8 मार्क्स के लिए बनाया जा सकता है, कैसे उसके वर्ड खोज के इजीली आप उस लाइन को लिख के मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगला आपका रहेगा एसे। एसे में आप बहुत ही शॉर्ट एसे, एक मेन एसे है जो हमेशा आता है मैक्सिमम करके एग्जाम में, और वो है वंडर ऑफ साइंस। वो किसी भी नाम से आ सकता है, अब वो नाम ज्यादा से ज्यादा चेंज करेगा, लेकिन यदि साइंस वर्ड यूज हुआ है तो आपको यही ऐसे लिखना है, वंडर ऑफ साइंस, यूज ऑफ साइंस इन अवर डेली लाइफ, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस, ब्लेसिंग एंड कर्स ऑफ साइंस। अब इस नाम से वो 4 नाम से दिया जाता है लेकिन हर बार आता वही सेम है। अब इसको शॉर्ट में लिखने का जो तरीका है वो मैंने यहां पर बताया है कि इंट्रोडक्शन पहले आप दे दीजिए क्योंकि इंट्रोडक्शन का 2 मार्क्स रहता है, उसके बाद बीच के एक्सप्लेनेशन का रहता है 4 मार्क्स, और लास्ट के कंक्लूजन का 2 मार्क्स रहता है। तो उस हिसाब से मैंने इसको डिवाइड कर दिया है ताकि आपको इंट्रोडक्शन का तो आसानी से यहां पर 2 मार्क्स मिल जाए। उसके बाद आपके एक्सप्लेनेशन के लिए पॉइंट्स दे दिए गए हैं, आप 6 या 7 पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन में दे करके लास्ट में आप कंक्लूजन लिख करके 7th और 8th पॉइंट उसमें लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये छोटा सा लाइन का ऐसे है जिसे आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। इन द एज ऑफ साइंस एंड देयर आर मैनी वंडर साइंस दैट वंडर ऑफ साइंस, साइंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ, इट हैज मेड अवर लाइफ इजियर एंड कंफर्टेबल। अब ये एज जो है वो कौन सी साइंस की एज है, वंडर ऑफ साइंस की एज है, हर चीज साइंस के जरिए ही चल रही है। ये साइंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ, साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। इसने हमारी लाइफ को इजी बना दिया है, कंफर्टेबल बना दिया है। जैसे कि आज हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं एक दूसरे से, पूरा साइंस की देन है, तो उसी प्रकार से ये इजी बना दिया गया है। साइंस के ये इतना इजी ऐसे है कि 5th क्लास का बच्चा भी आराम से याद कर सकता है। एक्सप्लेनेशन में कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन किए गए हैं। साइंस इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ मैनकाइंड, साइंस का जो ये ग्रेटेस्ट गिफ्ट है मैनकाइंड को तोहफा के रूप में है, क्योंकि उसके कई सारे इस्तेमाल से आज अपन लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, लाइट का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, टेलीफोन, मोबाइल सबका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अवर डेली लाइफ इज डिपेंड ऑन साइंस, हमारी डेली की जिंदगी आज की डेट में साइंस पे डिपेंड हो गई है। आप भी जानते हैं कि मोबाइल के बिना किसी का काम आज की डेट में नहीं चलता, काफी सारी चीजें हैं जिसके बिना आपका काम नहीं हो पाता है। इट हैज मेड अवर लाइफ इजियर एंड कंफर्टेबल, इसने बहुत आसान बना दिया है, पूरा ट्रांसपोर्टेशन के जरिए हमारी लाइफ को बहुत आसान बना दिया है। इलेक्ट्रिसिटी इज अ वंडरफुल इन्वेंशन ऑफ साइंस, इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत ही वंडरफुल इन्वेंशन है साइंस की, जिसके जरिए आज सब चीजों का हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के जरिए। साइंस हैज मेड ट्रेवलिंग फास्ट एंड कंफर्टेबल, साइंस ने ट्रेवलिंग को फास्ट और कंफर्टेबल कर दिया। इसके बाद ये सब पॉइंट्स लिख करके आप कंक्लूजन को दिखा सकते हैं 2 पॉइंट में। कंक्लूजन के लिए 2-3 पॉइंट आप लिख सकते हैं, जैसे साइंस हैज इंडीड प्रूव्ड टू बी अ ग्रेट ब्लेसिंग, ये ब्लेसिंग की तरह प्रूव हुआ है। वी कैन नॉट इमेजिन अवर लाइफ विदाउट साइंस, और हम लाइफ बिना साइंस के इमेजिन नहीं कर सकते आज की डेट में। बस इतना ही आज की क्लास के लिए। थैंक यू folks for listening to me and we will meet later in our next class. Thank you everyone. बहुत बढ़िया। Thank you sir.